जी विशाल, स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से न्यूज रूम से। और अगर वोटर्स टर्नआउट पर बात कर ली जाए तो अभी तक ऑल ओवर ऑन एन एवरेज जम्मू का जो सामने आया है 10.39% अभी तक सामने आया। लेकिन जो एक दिलचस्प बात है, अखनूर क्योंकि आखिरी पोलिंग स्टेशन वहां पर है, सीमांत इलाका है, वहां पर 14% वोटिंग अभी तक हो चुकी है, जो एक सुखद खबर है, अच्छी खबर है विशाल। बिल्कुल बिल्कुल जास्मिन, इससे कोई दो राय नहीं कि ये बहुत अच्छी खबर है। ओवरऑल परसेंटेज के साथ साथ अगर आप देखिए अखनूर को जैसे आपने स्पेसिफाई किया है सीमांत इलाका होने के बाद, इसका मतलब ये है कि जो सीमा पर जो लोग रहते हैं, जो आबादी है, उनको ये एहसास है कि सीमा पर अगर शांति है तो सबसे ज़्यादा जो सीधे तौर पर जो इफेक्टिव लोग होते हैं वही लोग होते हैं। अगर सीमा पे शांति है तो उनकी ज़िंदगी खुशहाल है, सीमा पर शांति नहीं है तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। और ये जो ओवरऑल परसेंटेज है और पूरा का पूरा जो सिनेरियो है सेकंड फेज का, यानी कैसे हम फर्स्ट फेज से सेकंड फेज से हम इसको कैसे अलग देख सकते हैं, क्या ये एक तरह की समरूपता है वोटिंग में, या फिर ये कि जम्मू में जो मुद्दे हैं वो उधमपुर से कितने लगते हैं। इन तमाम सवालों के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र जी, सवाल ये है कि पहले तो आप अपना रिएक्शन दें कि ये जो वोटिंग परसेंटेज अभी आया है इसको हम कैसे देख सकते हैं कि ये वोटिंग परसेंटेज ये मतलब ये सामान्य है या फिर ये कम है या ज़्यादा है अगर हम पिछले फेज से कंपेयर करें। देखिए, पहले तो ये कि जो ये पहला जो वोटिंग परसेंटेज आया है ये लगभग सेम है। अगर उधमपुर की बात करें तो पहले जो पहला जो आया था 9 बजे वो करीब 10.43 था, और आज जो आया है सुबह 9 बजे तक का वो करीब 10.39, यानी कुछ फ्रैक्शंस नंबर का, कुछ फ्रैक्शंस का फर्क है। लेकिन ये था कि पिछली बार मौसम बहुत खराब था लेकिन फिर भी लोग वोटिंग पोलिंग स्टेशन पे आए थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं, आज सुबह से ही बड़ी तादाद में लोग सुबह 6 बजे से ही लाइनों में खड़े हैं अपना मतदान का हक अदा करने के लिए। वहीं इसी बीच जो सबसे अधिक जो वोटिंग हुई है अभी तक वो अखनूर से हुई है जो 14.24 है, उसके बाद रियासी 14.13, यानी कि वहां पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। लेकिन इसी बीच आपको बताते हैं, जहां एक तरफ सोपोर में लगातार कोशिश जारी है सीमा पार से कि ऐसे में माहौल खराब किया जाए, लेकिन लोग चूज कर रहे हैं बैलेट को कि वो अपने मत का जो अधिकार है उसका इस्तेमाल कर सके और एक सही कैंडिडेट को चुन सके अपने लिए। कहा कि अखनूर में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है, यानी कि जो इसमें भी अगर अलग अलग डिवीजन को हम देखें तो जो कुछ डिवीजन में ज्यादा कुछ में कम, तो अखनूर में अगर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है इसका मतलब क्या है? देखिए, ये अलग अलग एरियाज में लोग जा रहे हैं सुबह से ही वोट डालने के लिए। हालांकि अखनूर जो है वो सीमावर्ती इलाका तो है ही, एलओसी के पास पड़ता है, लेकिन लोग वहाँ पे अमन चाहते हैं, लोग शांति चाहते हैं, इसलिए लोग बड़ी तादाद में लोग सुबह से निकल रहे हैं ताकि वो मत का अपना वोट कास्ट कर सके। और हमने ये भी देखा ना सिर्फ आम लोग बल्कि सीनियर सिटीजन्स, जो दिव्यांग जन हैं और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो भी बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। तो देखना होगा जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वोटिंग परसेंटेज भी आगे बढ़ेगी। हालांकि अगर उधमपुर की बात करें तो पिछली बार जो भी 19 तारीख को जो वोटिंग हुई है वो पिछले चुनाव के मुकाबले थोड़ा कम हुआ है। पिछली बार 70% था, इस बार करीब 68 के आसपास था। लेकिन अब जो है माना जा रहा है कि आज की वोटिंग परसेंटेज जो है वो पहले से अधिक हो सकती है। आज सुबह से हम देख रहे हैं कि जो फ्लो है वोटर्स का वो काफी ज्यादा मतदाता पहुंच रहे हैं। ये करना चाहूंगा थोड़ा सा मतलब राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, जैसा ये देखा गया कि पहला फेज जो था जिस 19 अप्रैल को हुआ 102 सीटों पर, तो उसमें पहले फेज में कंपैरेटिवली पिछले चुनाव के मुकाबले वोटिंग परसेंट थोड़ा कम था। आज हम सुबह से देख रहे हैं कि लगातार पीएम है या अलग अलग पार्टियों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सब लोग अपने तौर पर ये अपील कर रहे हैं, एक्स पर लिख रहे हैं कि वोटर्स को अपील करें वो वोट ज़्यादा टर्नआउट हो। तो क्या है ये संकेत, क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है कि पिछले चुनाव से इस चुनाव में ओवरऑल परसेंटेज कम थोड़ा दिखा है? तो क्या ये तमाम कोशिशें जो इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर कोशिश करता है अवेयर करने का और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनको इंस्पायर करने का कि आप वोट दें, क्या आपको लग रहा है कि ये जो फर्स्ट फेज में थोड़ा सा कुछ कमी रह गई थी, सेकंड फेज में शायद वो तस्वीर बदलेगी? देखिए, अभी क्योंकि शुरुआती आंकड़े सामने आ रहे हैं, अभी जो नेक्स्ट जो आएगा वो करीब 11 बजे के आसपास आएगा तो पिक्चर और क्लियर होगी। हालांकि ये कुछ फ्रैक्शन का फर्क है, उसमें ज्यादा हम डिसीजन इस पर देखकर नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि एक खबर ये भी आ रही थी कि गोरखानगर जो जम्मू है वहां पर एक पोलिंग बूथ पर बताया जा रहा है कि ईवीएम में कुछ तकनीकी खराबी आई है, लोग वहां पर बाहर इंतजार कर रहे हैं। ये लोगों का फीडबैक है कि वो काफी देर से वहां पर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो वोटिंग जहां जहां हो रही है जम्मू और रियासी सीट पर, तो लगभग स्मूथली चल रही है, हर कहीं कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं आ रही है। जसमीन, आप सुन रही थी शैलेंद्र वांगू, नेशनल एडिटर नेशनल ब्यूरो। जसमीन, आपको कोई सवाल हो तो बताएं। जी, विशाल, ये बड़ी दिलचस्प है जिस तरह से शैलेंद्र ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि
उधमपुर में पहले फेज में भी हमने देखा ईवीएम खराब होने की इक्का दुक्का खबरें सामने आई, और जम्मू में भी अभी तक महज एक लोकेशन ऐसी है जहां पर ईवीएम खराब होने की खबरें आई, एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स या रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहां पर ईवीएम खराब होने की खबरें अक्सर फ्रीक्वेंटली सामने आती हैं। लेकिन उधमपुर और जम्मू की अगर बात की जाए, ये एक दिलचस्प फैक्टर कह लिया जाए, ये एक बहुत दिलचस्प चीज है जिस तरह से इसे देखा जा सकता है। अगर कि जम्मू उधमपुर की सीट पर एक भी ईवीएम खराब नहीं है, लेकिन अगर बाकी राज्यों की बात की जाए, बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात की जाए, तो एक के बाद एक ईवीएम खराब होने की खबरें लगातार अक्सर सामने आती रही हैं। सही सवाल है, मैं पूछता हूं जैस्मिन ये पूछ रही है कि पहले जितना फ्रिक्वेंटली इस तरह के इश्यूज आते थे कि कतार लंबी लगी हुई है और ईवीएम में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, मशीन फंक्शन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, कर पा रही है, तो रेस्ट ऑफ द इंडिया जो है वहाँ पे कुछ खबरें सच अभी हैं भी, लेकिन पिछली बार फर्स्ट फेज में उधमपुर वाले में जब चुनाव रहा था तो एक जगह से कहीं से खबर आई थी, आज भी अभी तक किसी इक्का दुक्का ही खबर है कोई, तो मतलब इस पर क्या माना जाए कि ये रिफॉर्म्स हैं, कुछ इसमें इलेक्शन कमीशन ने थोड़ा ध्यान दिया है, क्या है इसकी? देखिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जब से ईवीएम को लाया गया है तो एक बहुत सहूलियत हुई है लोगों के लिए भी, और खासतौर से काउंटिंग के लिए ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि रही है कि काउंटिंग बहुत जल्दी हो जाती है वोट्स की। तो पहले जो प्रोसेस लंबा होता था अब वो कुछ घंटों में वो निपट जाता है। तो ऐसे में जो तकनीकी खराबी आती है, मशीन है और कहीं ना कहीं खराबी आ जाती है, तो ऐसे में ये रिपोर्ट्स कुछ एक इलाकों से आती है। हालांकि इसके लिए इंतजाम पहले से इलेक्शन कमीशन करके रखता है कि रिप्लेसमेंट तुरंत वहां पे हो जाती है ताकि लोगों को ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। हालांकि इसके लिए अरेंजमेंट्स पुख्ता किए गए हैं, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि रेस्ट ऑफ इंडिया में भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कि इस तरह की अगर दिक्कत आती है उसको जल्द से जल्द रेक्टिफाई किया जा सके। ठीक है, अब मैं दूसरा सवाल ये करूंगा कि आज जो इलेक्शन है जम्मू डिवीजन में, तो मतलब जम्मू पालवानी हल्के में, तो इसके साथ ही जम्मू डिवीजन इलेक्शन पूरी हो जाएंगे। उधमपुर के पहले फेज में हो गया, दूसरा फेज में जम्मू का हो जाएगा, अब इसके बाद बारी आएगी अनंतनाग और बारामूला और श्रीनगर की। तो क्या माना जाए, मतलब कि आधे जो जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है उसके आधे का खुमार जो आज खत्म हो जाएगा शाम के बाद से? देखिए, ये एक प्रोसेस है, ये एक, हालांकि ये 2019 के बाद पहली बार है कि वहाँ पर मतदान हो रहे हैं और लोग बड़ी तादाद में निकल रहे हैं वोट डालने के लिए अलग अलग इश्यूज़ पे। कुछ लोग जो है डेवलपमेंट पे दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट को लेकर दे रहे हैं और शांति को लेकर, जैसे आप बता रहे थे। लेकिन ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दो सीटें थी उधमपुर की और आज की जम्मू रियासी की जो सीट है, इस पर अब मतदान ओवर हो चुका है। जो मत है लोगों का वो पेटी में बंद हो चुका है। नतीजा 4 जून को आएगा, लेकिन अब जो फोकस है वो कश्मीर घाटी की तरफ जाएगा, जहां पर अनंतनाग राजौरी सीट है और उसके बाद श्रीनगर है 13 तारीख को और फिर बारामूला है। लेकिन अभी जो उसको लेकर भी चीजें जो हैं क्लियर नहीं है, क्योंकि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज ने, आपने कल देखा कल शाम को ये एक चिट्ठी जारी की गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से और फीडबैक मांगा गया है कि वहां पर जो कनेक्टिविटी है उसको लेके रिप्रेजेंटेशन से कहा गया कि आप हमको बताइए वहां पे क्या इश्यूज हैं। तो ये मीटिंग करीब 10:30 बजे आज अनंतनाग के डीसी ऑफिस में होने वाली है। तो उसके बाद इस पे भी पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। अब कुछ देर पहले महबूबा मुफ्ती ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि इसको डिले करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब आखिरी फैसला इलेक्शन कमीशन का ही होगा। जो भी वहां पर हालात हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो भी सही फैसला होगा वो अब इलेक्शन कमीशन लेगा। लेकिन फिलहाल तैयारी पूरी है। हम लगातार, अब कश्मीर की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं, चाहे पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या अपनी पार्टी हो, डीपीए, तमाम जो बड़ी पार्टीज वहां पर हैं और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। और एक हालांकि सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम है, लेकिन ये जरूर हमने ये भी देखा 2 दिन पहले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट है वो लाल चौक पर खड़े होकर उन्होंने किस तरह से वहां पे कैंपेनिंग की, अपने जो सपोर्टर्स को एड्रेस वहां पे किया। तो ये कहीं ना कहीं बदलाव की भी एक तस्वीर दिखाता है। तो जैस्मिन, कुल मिलाकर जो जिस तरह से अभी परसेंटेज आया है, उधमपुर सीट पे जब चुनाव हो रहे थे पहले फेज में और अभी जम्मू पार्लिमानी हल्के में चुनाव हो रहे हैं दूसरे फेज में, तो अभी तक तो परसेंटेज ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बराबर ही है। 10.39 या 10.43 पिछली बार था, इस बार 39 का है। लेकिन ऐसी उम्मीद करनी चाहिए कि पहले फेज के मुकाबले भी इस फेज में यानी कि जो जम्मू पार्लिमानी हल्के में है परसेंटेज बढ़कर आएगा। और सबसे अच्छी बात यही है जो पिछले और आज देखा जा रहा है कि फर्स्ट फेज में काफी जगहों पर जो है बारिश की वजह से लोग थोड़ा कम निकल के आ रहे थे, इसलिए मुझे लगता है कि जम्मू वालों के लिए चैलेंज है। ये दिलचस्प है, सुनिए विशाल, ये दिलचस्प है। पिछली बार बारिश की वजह से लोग कम घरों से निकल रहे थे और आज धूप तेज है, इस वजह से घरों से कम निकल रहे हैं। लेकिन माना यह जा रहा है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा शायद ये पोलिंग परसेंटेज बढ़े।
बढ़ेगा विशाल। लेकिन अगर कैंडिडेचर की बात कर ली जाए, अगर उम्मीदवारी की बात कर ली जाए, तो रमन भल्ला सिर्फ कांग्रेस के ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। इस बार हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ नेताओं ने किस तरह से जोशो खरोश अपना दिखाया था जब रमन भल्ला नॉमिनेशन करने पहुंचे थे, हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए। तो क्या जुगल किशोर शर्मा के लिए इसे एक चुनौती माना जाए या फिर उनकी राह थोड़ी इस बार आसान नहीं रहेगी ये कहा जाए? पिछली बार तो प्रचंड बहुमत से जीते थे, लेकिन इस बार कैसा आप देख रहे हैं? देखिए जैस्मिन, एक चीज जो फीडबैक लोगों से मिल रहा है, होता क्या है कि 10 सालों में बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। यानी कि जब उन्होंने 2014 का चुनाव जीता था, उस समय कोई व्यक्ति अगर मान लिया 18 साल का था, फर्स्ट वोटर था, तो आज 28 साल का हो चुका होगा। उस वक्त अगर 30 साल का था तो आज 40 साल का हो चुका होगा। तो जो 10 साल में लोगों की जो सोचने समझने का जो तरीका है उसमें काफी बदलाव आता है। तो हो सकता है कि उन्होंने अपने तौर पर इन 10 सालों में सांसद के काम को देखा हो, समझा हो। उनके लिए अगर लगता है कि अच्छा रहा है तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ भी सकता है उनके लिए। उनको लगता होगा कि नहीं यार अब 10 साल हो गए, ठीक है, अब दूसरे को एक मौका देना चाहिए। ये बिल्कुल सोलली जो है ये वोटर के ऊपर डिपेंड करता है। आमतौर से ये जरूर माना जाता है कि 10 साल में आपकी सोच में थोड़ी बदलाव आता है। मतलब या तो आप जिस सोच के साथ उस पर और स्टैग्नेंसी आती है, बहुत पुख्तगी होती है, या फिर ये कि आपकी सोच बदलती है। तो हो सकता है 10 साल का मतलब होता है कि थोड़ा बहुत मतलब जिसको आप कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी टुवर्ड्स इंडिविजुअल कैंडिडेट या टुवर्ड्स इंडिविजुअल अगर थोड़ा हो तो। लेकिन जो ओवरऑल सिनेरियो इसका है, चूंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा इलाका है जिसको सिर्फ हम एक भारत का एक राज्य या यूटी नहीं मान सकते, क्योंकि ये एक ऐसी जगह पे है कि वो भारत की पूरी पहचान है, चूंकि सरहदी इलाका है। तो सरहदी इलाका होने के नाते कितनी उसको मजबूती केंद्र के साथ मिल रही है सरकार में होते हुए ये। लेकिन दूसरा जो मैंने आपको बताया कि 10 साल बहुत होता है। इस 10 सालों में आपके ऊपर चैलेंजेस बढ़ जाते हैं कि आपने अगर बहुत कुछ डिलीवर कर दिया है तो लोग समझते हैं अब आप क्या डिलीवर करने जा रहे हैं। हाँ, और आप क्या डिलीवर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्या नया आप जनता के लिए लेकर आ रहे हैं, ये एक फैक्टर जरूर है। लेकिन विशाल, मार्जिन बहुत ज्यादा था, 58 और शायद 38, इतना ज्यादा मार्जिन था। तो रमन भल्ला के लिए वो 20% खींच पाना क्या पॉसिबल है? दो चीजें हैं। देखिए, एक तो ये कि तकरीबन 10 साल के बाद किसी ऐसे बड़े चुनावी प्रक्रिया में जम्मू के लोग हिस्सा ले रहे हैं, तो जाहिर है कि हौसला ज्यादा है, उमंग ज्यादा है, एक चाह है कि हमें निकलना है, वोट देना है। तो ऑटोमेटिक परसेंटेज थोड़ा बढ़ के आएगा। तो ये जो बढ़ा हुआ परसेंटेज है वो दोनों तरफ, अगर मान लीजिए कि शायद थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी अगर काम करेगा तो उसमें वो ज़्यादा ये परसेंटेज बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि 10 सालों के बाद इस बार आपको ये ध्यान देना होगा कि रमन भल्ला इज नॉट ओनली द कैंडिडेट ऑफ कांग्रेस, रादर वो उनको एनसी का सपोर्ट मिल रहा है वहां पे। वो चूंकि INDIA के छतरी के नीचे है तो उनको एनसी का सपोर्ट मिल रहा है, उनको PDP का जम्मू रीजन में तो है ही सपोर्ट, कश्मीर में भले ही PDP और NC अलग लड़ रही है। तो ये जो फैक्टर है ये हो सकता है कि चेंज ला दे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होगा ही, लेकिन अगर फैक्टर्स पे हम गौर करेंगे तो ये वो चीजें, ये फैक्टर्स हैं जो नतीजे को बदल सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा विशाल, अभी कुछ समय पहले जब हम अपने नुमाइंदों के साथ जुड़े हुए थे और जब मुद्दों पर हम बातचीत कर रहे थे, मुद्दों की बेसिकली हम चर्चा कर रहे थे, तो एक बड़ा कंफ्यूजन सा है। कुछ लोग हैं जो बात करते हैं देश की, और लोकसभा का चुनाव क्योंकि देश हित के मुद्दों पर ही बेसिकली आधारित होता है, लेकिन बहुत से कुछ ऐसे लोग हैं जो दुर्गम क्षेत्रों से हैं या छोटे गांव कस्बों से हैं, उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, वो सिर्फ उन्हें ही ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्र पहुंचते हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ जो पढ़ा लिखा तबका है जो ये जानता है कि देश में मजबूत सरकार होना कितना जरूरी है, बजाय इसके कि कौन हमारा सांसद होगा और किस तरह से भी वो केंद्र से कोऑर्डिनेट करेगा और केंद्र की जो योजनाएं हैं उन्हें हमारे रीजन तक या हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक खींच के लेकर आएगा, ये लोग समझते हैं। लेकिन जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा तबका है वो सिर्फ लोकल मुद्दों पर ही आधारित रहता है। तो किस तरह से इस पर्सपेक्टिव को एक कॉमन पर्सपेक्टिव बनाया जाए, इस नैरेटिव को एक कॉमन नैरेटिव लेकर चला जाए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जहां तक बात नैरेटिव की है, ये काम तो पॉलिटिकल पार्टीज का होता है कि वो नैरेटिव गढ़ें। हाँ, उन्हीं के लिए ये चैलेंज है। किस नैरेटिव के साथ वोटर को वो अपील कर सकते हैं, ये उनका काम है। हम तो ये देख सकते हैं या बता सकते हैं कि हो क्या रहा है। तो हम जैसे पहले हमने बताया आपको कि उधमपुर वाले सीट के मुकाबले आज जो दूसरे फेज में जम्मू की सीट पे वोटिंग हो रही है तो वोटिंग परसेंटेज 9 बजे तक का दोनों जगह लगभग बराबर है। एक तो हम ये देख रहे हैं, दूसरे ये देख रहे हैं कि उधमपुर में उस पार्लिमानी हल्के में बारिश के बावजूद और इसमें बारिश ना होने के बावजूद अगर आंकड़ा बराबर है तो क्या ये माना जाए कि जम्मू रीजन के लोगों में थोड़ा सा भी फिलहाल वो थोड़ा तसल्ली से काम ले रहे हैं, थोड़ा सुस्ता रहे हैं। हो सकता है कि वो बाद में ज्यादा आए,
एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि देखिए, आपके सवाल में कहीं ना कहीं थोड़ा जवाब छिपा होता है। अगर मान लीजिए मेरा पेट भरा है तो मुझे लगता है कि भाई तो फिर आप महीने का क्या होना चाहिए देखा जाए, साल भर का क्या होता देखा जाए, कि मेरा पेट अगर खाली, यानी अगर परिवार, एक खानदान, एक परिवार अगर सुरक्षित या मान लीजिए खुद को नहीं महसूस करता है तो फिर उसको क्या फर्क पड़ता है उससे कि देश में क्या हो रहा है। लेकिन जो सवाल है वो ये है कि पहले हर इंडिविजुअल, जो कि कई लेयर्स हैं इसके, कई दर्जाबंदी है समाज में लोगों की, तो सबकी सोच जो है वो अलग अलग होती है। सब अपनी ज़रूरतों और उनको जो मिल रही सुविधाओं उसके हिसाब से वो नैरेटिव करते हैं, मतलब वो मन बनाते हैं। फैसला नैरेटिव करना पॉलिटिकल पार्टी से काम है, लेकिन मन वो बनाते हैं कि हम क्या करें। इसलिए हमारे वोटर्स का राइट है कि व्हाट दे वांट दे कैन डू। बिल्कुल बिल्कुल विशाल, और सुबह से जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं ये कहीं ना कहीं बेहद प्रेरणादायक तस्वीरें हैं। और चुनाव आयोग ने भी बहुत सारे बदलाव किए हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी सुविधाएं यहाँ पर लोगों को उपलब्ध कराई हैं, और शायद यही नतीजा है कि लोग बढ़ चढ़कर घरों से बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि सुबह 7 बजे से 6 बजे से आप बुलेटिन कर रहे थे और आपने तो वो तस्वीरें देखी होंगी जब तैयारियां की गई होंगी या फिर चेकिंग हुई होगी, 0 आवर जिसे हम कहते हैं, जिसमें ईवीएम वगैरह चेक होती है। और अब जिस तरह से पोलिंग परसेंटेज जो सामने आ रहा है, आपको कितना अंतर लग रहा है? आप क्या देख पा रहे हैं अभी तक? देखिए, मेरा पूरा यकीन है इस बात पर कि भले ही 9 बजे तक का जो पोलिंग परसेंटेज है वो उधमपुर सीट जो 19 अप्रैल को जहां वोटिंग हुई थी और ये जम्मू सीट जहां आज वोटिंग हो रही है, तो मेरा यकीन है कि 9 बजे तक में आंकड़े भले बराबर हैं, लेकिन आप जैसे अगला आंकड़ा आएगा 11 बजे की, जब हमारे पास फट से अपडेट आएगी या उसके बाद क्या आएगी, तो मुझे पूरी तरह से मेरा विश्वास है कि वो बढ़कर आएगा। इसलिए कि वहाँ पर देखिए, तो एक मौसम साजगार है और दूसरी बात ये कि सुविधाएं भी हैं। और आपने खुद ही बताया अभी कुछ देर पहले कि ईवीएम से कहीं कोई शिकायत उस तरह से नहीं मिली जैसे पहले मिला करती थी कि जी लंबी लाइन लगी हुई है, लोग वोट देने का चाहते हैं कि ईवीएम खराब हो गई, तो उसकी शिकायतें कम आ रही हैं। तो इसलिए ये सारे फैक्टर्स अगर आप जोड़ दें तो मुझे ऐसा लगता है कि परसेंटेज भी बढ़ के आएगा। और दूसरी बात ये भी है कि देखिए, दोनों सीटों में एक समानता थी। उधमपुर की जो सीट थी वहां भी जो इनकम्बेंट जो कैंडिडेट था वो जो है पिछला 2 टर्म से जीता हुआ था, यहाँ भी पिछले 2 टर्म से जीता हुआ है। तो मुझे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं नतीजे अगर इनकम्बेंट के फेवर में जाते हैं तो दोनों जगह फेवर ना चले जाएं, और नहीं जाते दोनों जगह ना चले जाएं। मतलब एक समानता मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे है। तो चैलेंज ये जरूर है दोनों कैंडिडेट्स के लिए जो 2 बार से जीते हुए हैं कि भाई 2 बार यानी 10 साल में क्या वाकई आप अपने क्षेत्र के लोगों को सेटिस्फाई कर पाए, तो ठीक है, नहीं कर पाए तो बिल्कुल विशाल, एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर जरूर है, लेकिन कई बार हमने ऐसे देखा है कि एग्जिट पोल्स कुछ आए हैं और फिर जो एक्चुअल नतीजे हैं वो बिल्कुल ही उलट आए हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कितना हावी रहेगा, कितना काम करेगा, या फिर जिस तरह से अनुच्छेद 370 हटने के बाद मुद्दों को गिनाया जाता है, बदलाव को गिनाया जाता है, जो विकास हो रहा है उसे गिनाया जाता है, तो क्या वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करेगा या फिर प्रो इनकम्बेंसी जिस तरह से भाजपा दावा करती है वो होगा? हालांकि इसका नतीजा तो 4 जून को आना है, लेकिन ये तमाम कयास है, डिस्कशंस है। विशाल, इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, न्यूज रूम से आप खासतौर पर जुड़े, और हमारे एडिटर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें कि लगातार मतदान हो रहा है, सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक मतदान होना है। अभी तक पोलिंग परसेंटेज जो सामने आ चुका है, जम्मू का अगर बात की जाए तो 10.39% अभी तक वहां पर पोलिंग हो चुकी है। फर्स्ट फेज की अगर बात की जाए उधमपुर में जहां मतदान हो रहा था, आंकड़ा लगभग आसपास ही है, लेकिन उम्मीद यह है कि जम्मू का आंकड़ा थोड़ा बढ़ेगा। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे लोग घरों से बाहर निकलेंगे और मतदान के लिए बाहर निकलेंगे। और पल पल का अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं, हर छोटी बड़ी खबर चुनाव से जुड़ी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। जो पोलिंग स्टेशन है इसमें बड़े अच्छे तरीके से कतारों में लोग आ रहे हैं और अच्छे तरीके से वोट डालने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा हम बहुत खुश हैं। जब भी आप अपनी ड्यूटी निभाते हैं और जब भी अपने राइट को एक्सरसाइज करते हैं तो आपको हमेशा खुशी होती है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मैं अपना वोट कास्ट कर सका। जो त्योहार है ये हर 5 साल के बाद आता है और मैंने नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए मैंने वोट किया। कैसा लग रहा है पहली बार आप वोट कर रहे हैं? काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी एक्साइटेड थी मैं, और मैं तो काफ़ी टाइम से थी कि नहीं मेरे को फर्स्ट टाइम वोट करना है। मैंने तो अपने फ्रेंड्स को बताया वोट दी, हमारे गवर्नमेंट है हमारी। उम्मीद किया आपको क्या हमारे आपके काम होंगे, किस लिए वोट दिया?
गवर्नमेंट कम देती है, खर्चा देती है, सब कुछ देती है। मैंने जो अपना वोट कास्ट किया वो मैंने इस उम्मीद के साथ किया है कि जो भी हमारा उम्मीदवार हो वो विकास करवाए और हमारे इलाके की तरक्की करवाए, हमारे नौजवान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब चुनाव की अपडेट की ओर आगे बढ़े, मतदान के अपडेट्स की ओर आगे बढ़े। उससे पहले सुरन को